Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 20th lecture on organic chemistry from the platform of National Chemistry Talent Contest. In the last lecture, we discussed about the properties, reactivities, geometry, and the trajectory of the attack on the carbonyl compounds. We also discussed about different types of carbonyl compounds and their reactivity pattern, their reactivity order. From today, we are going to start all the members of the carbonyl family in a sequence. So in this connection, we are going to start the chemistry of aldehydes and ketones first, and then we will go for the chemistry of carboxylic acid and their derivatives. So students, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो सिंथेसिस है, फिर रिएक्शंस पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स किन किन तरीकों से बन सकते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे ये 5 मेथड्स मौजूद हैं. पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है. फिर ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, फिर एल्डिहाइड्स से भी बाय रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स, और इस तरह फिर फ्राइडा-क्राफ्ट एसाइलेशन, और फिर नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस, नाइट्राइल और ऑर्गेनोमेटालिक का रिएक्शन से भी हमें कीटोन हासिल हो सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इसमें से काफ़ी रिएक्शंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग द केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स. तो अच्छा वक्त है आपका, जो पुराने टॉपिक्स हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे, और एक प्रिपरेशन से आप 2 पैरेलल टॉपिक्स कवर भी कर रहे हैं. तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग से आप 2 पैरेलल फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे हैं. ये आपके सामने स्क्रीन पे प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है, और पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल होती क्या है. वो आपको ऑलरेडी पता है वैसे, तो खैर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. हाइड्रोक्सी कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसा हाइड्रोक्सी कंटेनिंग कंपाउंड जो किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये शर्त है, दिस इज कंडीशनल, ठीक है. तो वो अल्कोहल कहलाता है. अगर हाइड्रोक्सी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब वो sp से हो या sp2 से हो, तो उस सूरत में उसको अल्कोहल नहीं कहेंगे एज पर डेफिनेशन, ठीक है. जो सबसे कॉमन हाइड्रोक्सी कंटेनिंग कंपाउंड है जिसको अल्कोहल आप मिसलीड कर सकते हैं, समझने में मिसगाइड हो सकते हैं, वो है फिनोल, है ना. बेंजीन रिंग और उस पर OH, तो वो अल्कोहल नहीं है, ठीक है, वो फिनोल ही है, मतलब वो एक अलग ही क्लास है. अच्छा, उसको एरोमेटिक अल्कोहल भी नहीं कहेंगे, ठीक है. एरोमेटिक अल्कोहल अलग चीज होती है, फिनोल अलग चीज होती है, ये ध्यान में रखिएगा. देखिए, अल्कोहल का मतलब है सीधा सीधा हाइड्रोक्सी sp3 कार्बन से कनेक्टेड, ठीक है. अच्छा, अब जब हाइड्रोक्सी sp3 कार्बन से कनेक्ट होगी, तो वो जो sp3 कार्बन है, यानी इसको अब अल्फा कार्बन कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक दफा बताया था कि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होती है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं. तो ये जो अल्फा कार्बन है, अगर ये प्राइमरी इन नेचर है, अब प्राइमरी पता है ना, एक कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगी. अगर अल्फा कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, तो अल्कोहल जो है सेकेंडरी इन नेचर होगी. और अगर अल्फा कार्बन टर्शरी है, यानी 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो हम इसको टर्शरी अल्कोहल कहेंगे. और ऑब्वियस बात है कि अल्फा कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो वो हाइड्रोक्सी से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इस हिसाब से तो 5 वैलेंसी हो जाएगी. तो अल्कोहल 3 टाइप्स के हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है. अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं और इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा. अच्छा, ये हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन लेवल्स, शुरू में पढ़ा था, लेक्चर 1, 2 और 3 में मौजूद है. उधर हमने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हेटेरो एटम इंक्रीज होते हैं तो वो ऑक्सीडेशन कहलाती है.
तो आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 1 बॉन्ड है, अब 2 बॉन्ड्स हो गए, एक सिग्मा और एक पाई, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको डेफिनेटली एक रिएजेंट चाहिए होगा जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वैसे तो हजारों हैं, सैकड़ों हैं, कई सारे हैं, ठीक है ना। इतने सारे हैं कि कोई एक सिंगल पर्सन सारे याद भी नहीं कर सकता, और करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि लिटरेचर में मौजूद है। आपको कभी ऑक्सीडेशन प्रैक्टिकली करनी है तो आप लिटरेचर सर्वे करें और अपने लिए बेस्ट जो ऑप्टिमाइज कंडीशन है उसको देख लें और फिर ट्रायल कर लें 2-3 रिएक्शंस का, और फिर उसकी बेसिस पे आप रिजल्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इतने कॉमन होते हैं कि वो तो आपको पता ही होने चाहिए। सबसे कॉमन तो वैसे KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मतलब है कि वो इस प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड लेवल पे नहीं रोकेगा बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा, यानी मजीद ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है। तो इसीलिए इस वक्त, क्योंकि हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन या सिंथेसिस, तो इसलिए हम KMnO4 यूज नहीं कर सकते। जब हम सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे होंगे फ्रॉम अल्कोहल तो यकीनन हम KMnO4 यूज करेंगे। ठीक है। तो अब हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। माइल्ड मतलब हल्के दर्जे का, जो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन ना करे, एक लेवल तक आगे लेके जाए। ये लेवल्स आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है ना। 0 से लेकर 4 लेवल तक होते हैं, यानी टोटल 5 लेवल्स होते हैं। 0 को शामिल करें तो 0, 1, 2, 3, 4। तो ये PCC जो ग्रीन कलर में लिखा है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसका एक्रोनिम है, फुल नेम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज अ वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which converts the alcohol into the aldehyde। ठीक है, the primary alcohol into the aldehyde। तो PCC इसलिए यूज किया गया, KMnO4 से काम नहीं चलेगा। बहरहाल अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो यही PCC एल्डिहाइड नहीं दे सकेगा, ये कीटोन देगा। आपके सामने रीजन मौजूद है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में जो अल्फा कार्बन है वो एक कार्बन से कनेक्ट है और 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट है। तो चूंकि एक कार्बन है तो वही रिप्रोड्यूस हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच्ड फॉर्म में, तो एल्डिहाइड देगा। लेकिन अगर अल्फा कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है यानी सेकेंडरी अल्कोहल, तो हमें कीटोन मिलेगा, ना कि एल्डिहाइड। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर टर्शियरी अल्कोहल यूज करेंगे PCC के साथ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी। ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी। व्हाट स्टॉप्स the tertiary alcohol to oxidize from the PCC? Alpha hydrogen. Very good, because we do not have the alpha hydrogen in case of tertiary alcohol। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है PCC वाला, ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल पे ही एप्लीकेबल है, ना कि टर्शियरी अल्कोहल पे। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम KMnO4 यूज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल में तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर हम KMnO4 यूज करेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। और अगर टर्शियरी अल्कोहल में यूज करेंगे KMnO4 तो वही बात, रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक और बात बताऊं, KMnO4 चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल को बहुत नीटली कीटोन में कन्वर्ट नहीं करता। वो बेसिकली जो है वो कार्बन चेन को भी ब्रेक कर देता है समटाइम्स। इनफैक्ट मोस्टली अगर रिएक्शन कंडीशंस थोड़ी सी भी हार्श होंगी तो ये CC बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी और हमें कीटोन भी नहीं मिल पाएगा, हमें फिर मिक्सचर मिलेगा। या यूं कह लें कि KMnO4 बहुत अच्छी चॉइस नहीं होती है सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है फिर तो बेस्ट है, लेकिन कीटोन में कन्वर्ट करना है सेकेंडरी अल्कोहल को तो फिर आप PCC ही यूज कीजिए, दैट इज बेटर। एग्जाम्पल देख लें, ये हेक्सेन 1 ओल है। व्हेन यू ट्रीट विथ PCC यू गॉट द हेक्सेनल। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। और जितनी भी कार्बन चेन हो या इधर व्हाट एवर कोई भी साइड चेन लगी हो, आपको उससे कोई
प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ये जो नीचे लिखा है CH2Cl2, इसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, और ये सॉल्वेंट के तौर पे सर्व करेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। मोहम्मद उस्मान वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज। सर आपने कहा KMnO4 कीटोन को तोड़ देगा, कैसे सर? KMnO4 चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो KMnO4 जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें बहुत कॉशियस रह के रिएक्शन करना होता है। अगर आपने रिएक्शन कंडीशंस को हार्श किया, मेरा मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा रेज कर दिया, तो CC बॉन्ड की ब्रेकेज पॉसिबल है। या तो फिर आप बहुत लो टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, रूम टेम्परेचर पे, या इस तरह की कोई माइल्ड कंडीशन देंगे, तो KMnO4 हैज़ नेवर बीन अ गुड चॉइस। अब फिर वही बात आती है, मैंने एक दफ़ा बहुत पहले बताया था आपको कि KMnO4 बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही चीप केमिकल है, बहुत सस्ता, तो इसीलिए हमारी पहली चॉइस डेफिनेटली KMnO4 ही होगी। PCC इज एन एक्सपेंसिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम KMnO4 इसलिए प्रीफर करते हैं कि इसकी इकोनॉमिक, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर कीटोन भी हम अफोर्ड कर सकते हैं उसका लॉस, तो दैट्स सॉरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल भी अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर इन केस KMnO4 से ट्रीट करके डैमेज भी हो गई, यानी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट ना भी मिली, तो हम दोबारा रिएक्शन लगा लेंगे, तो आप करिए। लेकिन अगर आपकी सेकेंडरी अल्कोहल बहुत एक्सपेंसिव है, यानी ये तो ऐसे ही हमने जनरल लिख दिया ना, RR, फर्ज करें कोई अच्छा सा कोई स्टीरॉइड सा कोई ऐसा मॉलिक्यूल है बड़ा सा, कोई एक्सपेंसिव सा, उसमें कहीं सेकेंडरी अल्कोहलिक साइट मौजूद है, और आप बड़े कॉशियस है कि यार मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल बहुत लिमिटेड है, बहुत एक्सपेंसिव है, या बहुत इस सारे स्टेप्स के बाद आया है, तो आप यकीनन कोशिश करेंगे कि यार कुछ गलत ना हो जाए रिएक्शन लगाते हुए। तो इसलिए उस गलत ना हो जाए, इससे बचने के लिए आप PCC प्रीफर करें, ना कि KMnO4 प्रीफर करें, क्योंकि KMnO4 में बहरहाल चांसेस ऑफ रिस्क मौजूद हैं CC बॉन्ड ब्रेकेज के, कार्बोनाइल और अल्फा कार्बन के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होने के। ठीक है, अच्छा, अब ये एक और मॉलिक्यूल है, इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो PCC आराम से एल्डिहाइड बना देगा। अब ये साइड चेन से हमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो साइड चेन है, क्या बिल्कुल भी इस रिएक्शन से कोई कंसर्न नहीं होगा, या कुछ हो सकता है कहीं, मतलब कोई मामूली सा कनेक्शन? सर वो जो हमने पढ़ा था कि इसको ऑक्सीडाइज करने में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। नहीं नहीं, वो तो ओजोन से पढ़ा था, बेंजीन का जो आप कहना चाह रहे हैं शायद, या KMnO4 से कहना चाह रहे हैं, वॉट। मैं पूछ रहा हूं कि PCC ने सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को देखा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, और जो ब्लैक साइड चेन है, ये आपकी हेक्साइल पोर्शन है, नॉर्मल हेक्साइल, और ये एक अलग है, इसका कोई इन्फ्लुएंस होगा रिएक्शन के ऊपर, या ये बिल्कुल ही इनर टाइप चीज है, कोने पे पड़ी हुई है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है? जी स्टूडेंट्स, क्या इन्फ्लुएंस आप एक्सपेक्ट करते हैं इस रिएक्शन में? कोई बड़ा इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा डेफिनेटली, वरना तो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाती, लेकिन बहरहाल बीइंग अ सिंथेटिक केमिस्ट, आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करना है, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा फर्क आएगा इन दोनों रिएक्शंस को करने में, या बिल्कुल 100% सेम होंगे? बस मेरा सवाल ये है, प्लीज आंसर। नो आंसर? Okay, let me proceed. The secondary alcohol, when treated with PCC, we get the ketone. ठीक है, शायद अगर OH ज्यादा करीब हो बेंजीन। पहले मुझे ये बताइए, एक मिनट रुकिए, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। जब मैं पूछता हूँ उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आप पूरी क्लास क्यों खामोश रहती है? क्या मेरी आवाज पहुंचती नहीं है, क्या आप सोच रहे होते हैं? सोच रहा था मैं। और बाकी लोग, ठीक है, आपको मैं एग्जामेशन देता हूँ, बाकी लोग सर सोच रहे थे कि क्या होगा। पार्टिसिपेंट मौजूद भी होते हैं, या आप सिर्फ बस साइन इन करके चले जाते हैं? समटाइम्स आई डाउट ऑन योर एग्जिस्टेंस। Leave it. Now come to the second part.
the second method to synthesize the aldehyde, the ozonolysis of alkenes. We have already learned this topic when we were discussing the reactions of alkenes. If you recall, there is an alkene when treated with ozone. Ozone is an allotrope of oxygen. The molecular formula is O3. We have basically a two-step reaction. In the second step, we have to do the workup. This workup may be done using triphenylphosphine PPH3. PH is phenyl. If you remove one hydrogen from benzene, you get the phenyl. So PPH3 and P is the phosphorus, the first P. So एक phosphorus पर 3 phenyl लगे हुए हैं. ये यूज कर ले ट्राइफिनाइलफॉस्फीन या डाइमिथाइल सल्फाइड या जिंक डस्ट. Whatever you use in the second step, you get the cleavage of carbon-carbon double bond. ठीक है, कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड की क्लीवेज होती है एंड the oxygen connected to the both sp to the both sides. ठीक है, यानी कि जब आप यहाँ से क्लीव करेंगे कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड को, तो इधर भी ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा, इधर भी कनेक्ट हो जाएगा. सो यू विल गेट द कार्बोनाइल कंपाउंड. अच्छा, यहीं पे आप समझ जाइए, क्या समझ जाइए कि अगर ये दोनों आर ब्लैक वाले जो लिखे हुए हैं, ये कार्बन कंटेनिंग कोई कार्बन होंगे साइड चेन, तो आपको कीटोन मिलेगा जो मिल रहा है. और अगर किसी sp2 कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद होगा, जैसे कि यहाँ है रेड वाला, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा. तो ये जो एल्डिहाइड या कीटोन मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो एल्कीन है यानी ओलिफिन, उसकी सब्स्टिट्यूशन पैटर्न क्या है उसका. मतलब ये है कि अगर टेट्रा एल्काइलेटेड एल्कीन है, टेट्रा एल्काइलेटेड एल्कीन, तो आपको दोनों कीटोन मिलेंगे. अगर ट्राई एल्काइलेटेड एल्कीन है, जैसे कि यहाँ है इस स्ट्रक्चर में, तो आपको एक कीटोन और एक एल्डिहाइड मिलेगा. और अगर डाई एल्काइलेटेड एल्कीन है, फिर देखना पड़ेगा कि वो जो डाई एल्काइलेटेड है वो सेम कार्बन पे है यानी जेमिनल है या अपोजिट कार्बन पे, तो फिर सिस है या ट्रांस है व्हाटएवर. तो अगर अपोजिट कार्बन पर है तो आपको दोनों एल्डिहाइड्स मिलेंगे क्लीवेज के बाद, वरना अगर सेम कार्बन पे है तो एक कीटोन और एक फॉर्म एल्डिहाइड मिलेगा. बहरहाल ये आपको देखना होता है. तो ये है, और मैंने तो बल्कि इससे ज़्यादा पढ़ाया था आपको जब हम एल्कीन की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे. मैंने आपको याद है, मैंने कहा था 3 टाइप्स के वर्कअप होते हैं ओजोनोलिसिस के बाद: न्यूट्रल वर्कअप, ऑक्सीडेटिव वर्कअप, रिडक्टिव वर्कअप. न्यूट्रल वर्कअप यही होता है जो लिखा हुआ है. ऑक्सीडेटिव वर्कअप में हम सेकंड स्टेप में H2O2 इस्तेमाल करते थे, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. और रिडक्टिव वर्कअप में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल करते थे, NaBH4. रिडक्टिव वर्कअप में हमें जो करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल है वो रिड्यूस फॉर्म में मिलता था. मतलब अगर मैं NaBH4 यूज कर लूं सेकंड स्टेप में, तो मुझे यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी. और अगर मैं H2O2 यानी ऑक्सीडेटिव वर्कअप कर दूं, तो मुझे ये तो कीटोन ही मिलेगा, लेकिन ये मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा. ठीक है, ये पुरानी बातें हैं, मैंने रिकॉल की हैं. मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका. और बल्कि मुझे याद आ गया, ये हम मैकेनिज्म एल्कीन के केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा. पहला स्टेप जो है वो है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी इस पाई इलेक्ट्रॉन ने इस ऑक्सीजन पर अटैक किया, इन रिटर्न ये पाई बॉन्ड की ब्रेकेज हुई, और ये जो ऑक्सी एनाइन है इसने यहाँ अटैक किया. हमें ओवरऑल एक 5 मेंबर्ड इंटरमीडिएट मिला है जो इंतहाई अनस्टेबल है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ओजोनाइड. क्योंकि 2 ऑक्सीजन एक साथ होना वो परऑक्साइड कहलाता है, और वो बहुत ही वीक होता है. आपको मालूम है, जब भी तो हम उसके रेडिकलेशन दिखा रहे होते हैं. और ये 2 नहीं है, ये 3 है, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल होगा और बल्कि एक्सप्लोजिव होता है ये. ठीक है, तो बहुत केयरफुली रिएक्शन करना पड़ता है, वरना ये एक्सप्लोड भी कर सकता है. बहरहाल ये फौरन प्राइमरी ओजोनाइड जो है ये ब्रेक हो जाएगा. अब क्यों होगा वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा. ठीक है, वो इसलिए होगा कि ये अपने आप को रीफॉर्म करेगा, और अब की दफा ये प्राइमरी नहीं सेकेंडरी ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. You may see the difference between the primary and the secondary ozonide.
both are the isomers to each other, positional isomers. प्राइमरी ओजोनाइड में 1 2 3 लिंक है ऑक्सीजन्स का, और सेकेंडरी ओजोनाइड में 1 3 4 लिंक है, ठीक है। अच्छा, या 1 2 4 लिंक है। ये सम हाउ बेटर है सेकेंडरी ओजोनाइड प्राइमरी ओजोनाइड के मुकाबले में, ठीक है। बाद में न्यूट्रल वर्कअप चूंकि है, ये हमें एल्डिहाइड या कीटोन की सिंथेसिस पढ़नी है, तो ये इसलिए हम या तो हम PPH3 दिखाएंगे, या हम जिंक डस्ट दिखाएंगे, या डाइमेथिल सल्फाइड दिखाएंगे, व्हाटएवर, और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। एक मिनट रुके मोहम्मद उस्मान। और इस एंड स्टेप की या इस रिएक्शन की जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो ये है, देखिए PPH3 फॉस्फोरस ट्राइवैलेंट है इस वक्त, अब बन गया पेंटावैलेंट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। फॉस्फोरस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो होता है ना, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डबल बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में, यानी हमारी फील्ड में, फॉस्फोरस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये ही ड्राइविंग फोर्स होती है, यही रिएक्शन को पुल करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ। जी मोहम्मद उस्मान, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। ऐसे ही एक सवाल है कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस PCC इसको तोड़ सकता है? कौन सा डबल बॉन्ड? ये एल्कीन वाला? एल्कीन का? नहीं, नहीं तोड़ सकता। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, कुछ ऐसा? नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। अगर आप फिर भी कोई हार्श कंडीशन रखना चाह रहे हैं, तो फिर माइट भी के बॉन्ड ब्रेक हो, लेकिन फिर वो आप वैसे भी डिजायर्ड प्रोडक्ट तो हासिल नहीं कर सकते, फिर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। वो तो मतलब सिंपल सी मैं बात करूं कि आप कुछ भी मतलब 2-3 केमिकल डाल के उसको हीट करें, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये हाईली अनरिकमेंडेबल है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो बहरहाल फॉर्म हो सकता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ क्या है, वो मिक्सचर होगा, वो कोई मैस होगा, कुछ बाय प्रोडक्ट होगी, इस तरह की कुछ चीज होगी। हाँ, अगर कोई चीज इनर्ट है तो ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन चूंकि इनर्ट नहीं है, एल्कीन अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक होता है और PCC भी रिएक्टिव होता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन फिर भी आप उनको जबरदस्ती मिला के हीट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन वो जो कुछ ना कुछ है वो आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं होगी, वो टोटली मैस होगा, ठीक है। और रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो भी जो इनकी हैंडलिंग है वो केयरफुल करनी चाहिए। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। ओलिफिन या एल्कीन, ozonolysis followed by the neutral workup, we have got this carbonyl compound, these carbonyl compounds, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि whatever the alkene is, you just need to break that carbon carbon double bond and place the oxygen on both sides, ठीक है। यानी यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये रेड वाला जो मॉलिक्यूल है, और ये जो ब्लैक वाला है ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा, और दोनों तरफ एच था, तो इसलिए इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और देखें, एक चीज और नोट करें मोहम्मद उस्मान, स्पेशली आप, कि रिएक्शन की कंडीशन उन्होंने क्या लिखी हुई है, -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। बहुत ही कूल करके रिएक्शन को करना पड़ा, बहुत ही कोल्ड कंडीशन में। और इसकी वजह यह है कि अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन किया तो ये एक्सप्लोड कर सकता है। क्यों एक्सप्लोड कर सकता है? अभी अभी देखा मैकेनिज्म में कि जब एल्कीन और ओजोन इंटरेक्ट करते हैं तो प्राइमरी ओजोनाइड बनता है, और वो प्राइमरी ओजोनाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है और एक्सप्लोसिव भी होता है। तो इसीलिए जो रिएक्शन बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इस पर अपने स्टार्टिंग मटेरियल की वजह से या अपने इंटरमीडिएट की वजह से, उनको हम लो टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप कोई नया रिएक्शन लगाएं, बीइंग अ सिंथेटिक केमिस्ट, तो इट, और वो अननोन हो, मतलब न्यू रिएक्शन है, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद ना हो, लेट्स सपोज ऐसी कोई कंडीशन हो, तो ऑलवेज गो फॉर द सेफ साइड, सेफर ऑप्शन। और सेफर ऑप्शन क्या है? उसको रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म करें या लो टेम्परेचर पे परफॉर्म करें, ना कि उसको हीट करना शुरू कर दें। हीट वाला ऑप्शन बाद के लिए रखें अगर आप अनसर्टेन है कि इसकी कंडीशन क्या है। हाँ, अगर कोई रिपोर्टेड है, अक्सर रिएक्शन तो रिपोर्टेड ही होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, तो फिर ठीक है, वो आप जैसे रिपोर्टेड है वैसे कर लें, लेकिन नया काम के लिए हमेशा लो टेम्परेचर से स्टार्ट करें, सेफ रहता है। भाई ज़्यादा से क्या होगा, एक मिनट रुके, ज़्यादा से क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा ना, मतलब एक रिएक्शन को
टेम्परेचर पे होना है 60-70 डिग्री सेल्सियस पे, आप उसको रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक्टिवेशन ही नहीं क्रॉस हो, बैरियर ही नहीं क्रॉस हो पाएगा। अब तो बस यही होगा ना। तो ठीक है, आपको एक सबक मिल जाएगा, आप एक देख लेंगे, ये भी आप रिपोर्ट करेंगे भाई हमने रूम टेम्परेचर पे किया एंड वी डिड नॉट गेट द सक्सेस, देन वी केप्ट ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड अंटिल वी गॉट द फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट सर्टेन टेम्परेचर। तो ये आपकी अच्छी एप्लीकेशन बन जाएगी। दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑप्टिमाइजेशन। जी पूछिए मोहम्मद उस्मान। सर रिकॉल करा दें कि न्यूट्रल वर्कअप क्यों यूज़ करते हैं, ताकि दूसरा जो कंपाउंड है इसमें अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप हो वो डैमेज ना हो। न्यूट्रल वर्कअप इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हमें कार्बोनाइल स्पीशी मिल जाए, यानी एल्डिहाइड या कीटोन मिले। ठीक है, अगर आपने रिडक्टिव वर्कअप किया तो एल्डिहाइड जो मिलने वाला था वो मिलेगा नहीं, वो उल्टा रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा हमें, और कीटोन जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, यानी एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर ऑक्सीडेटिव वर्कअप किया तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। तो न्यूट्रल वर्कअप करने का मकसद ये होता है कि बस सिंपली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटे और टूट के दोनों sp2 कार्बन जो है ना वो कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाए, दैट्स इट। अब उनपे जो लगा हुआ है, यानी जो वेदर दे आर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई और डाई और मोनो और अन वट एवर, वो वैसी रिप्रोड्यूस हो जाए, यानी कि आपको उनका करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन मिले, ना कि अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, इसलिए करते हैं। सर वर्कअप का मतलब क्या होता है वैसे? वर्कअप का मतलब होता है किसी इंटरमीडिएट को स्टेज अंजाम पे पहुंचाना। ठीक है, आखिरी जो स्टेप पे लेके जाना, यानी जहां से फिर आप प्रोडक्ट को आपकी प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाए, बन जाए, उसको वर्कअप करते हैं। सर एक और भी एक रिएक्शन होता है जिसमें एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट देखते थे। बिल्कुल देखते बहुत होते हैं, अक्सर वर्कअप एसिडिक या बेसिक ही होते हैं, उसको हम एसिड वर्कअप कहते हैं, एसिडिक वर्कअप और बेसिक वर्कअप कहते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं आप ईस्टर की, अगर आप बेस कैटालाइज करते हैं तो आपको सॉल्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, फिर आपको एसिडिक वर्कअप करना पड़ेगा ताकि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। सही सही, ठीक है, इसलिए। अच्छा, एक चीज आपने नोट करी कि अगर आपकी जो एल्कीन है वो एसाइक्लिक है, जैसे ये एसाइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि साइक्लिक एल्कीन उसे कहेंगे जो रिंग में मौजूद हो, ये रिंग के बाहर मौजूद है। तो अगर एसाइक्लिक एल्कीन होगी तो आपको दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो मिल रहे हैं, लेकिन अगर साइक्लिक एल्कीन होगी जैसे कि ये, तो आपको मॉलिक्यूल एक ही मिलेगा लेकिन डाइकार्बोनाइल मिलेगा। दैट मेक्स सेंस। फॉर एग्जांपल ये मिथाइल साइक्लोपेंटीन मॉलिक्यूल है, इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं तो यहां से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, CC डबल बॉन्ड जैसे हमेशा होता है, तो इधर भी C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और इधर भी बन जाएगा, और ये दोनों रहेंगे एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट, तो ये आपको यहां से एल्डिहाइड यहां से कीटोन मिल जाएगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिंग का पार्ट ना हो, रिंग से बाहर हो, मतलब एसाइक्लिक हो, तो आपको दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और अगर साइक्लोएल्कीन होगी तो एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा डाइकार्बोनाइल फॉर्म में। ठीक है ना, जैसे दोबारा ये आ गया नीचे, ये एसाइक्लिक एल्कीन है तो ये आपको दो मॉलिक्यूल मिल गए, एक रेड वाला जिसको हम कीटोन कह रहे हैं और एक लेफ्ट वाला जिसको हम एल्डिहाइड कह रहे हैं। जी मोहम्मद उस्मान। सर आपने ये फाइनल प्रोडक्ट रिंग में क्यों लिखा है? नहीं, ये रिंग में नहीं है। हाँ, ये रिंग नहीं है उस्मान, देखें। मतलब सर सॉरी, रिंग मतलब इस शेप में क्यों है, इसको स्ट्रेट क्यों नहीं बना? हाँ, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपको ये इंप्रेशन दिया है कि किस तरह प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है, वरना बाद में इसको हम लीनियर कर सकते हैं और करना चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह ये रिएक्टेंट बना हुआ है नीचे वाला ना, इस तरह आप बना दें जिगजैग 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जाएंगे ना, तो आप 6 कार्बन बनाइए जिगजैग फैशन में, और पहली कार्बन यानी लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं, जो पहली कार्बन को ही कार्बोनाइल कर दें, यानी एल्डिहाइड बना दें यूं कह लें, और पांचवी कार्बन जो है उस पर डबल बॉन्ड O लगा दें, तो ये यही चीज बन जाएगी। लेकिन इसको इसी फॉर्म में इसलिए छोड़ दिया कि हम ये चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना सीखें, इसलिए किया। अगर मैं डायरेक्टली सीधा ड्रॉ करता तो फॉर द टाइम बीइंग आप कंफ्यूज होते, माइट बी। आप तो खैर एक अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन हमें और स्टूडेंट्स को भी देखना होता है जो थोड़े से वीक हैं, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम होती है शायद, इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ा है।
ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उस्मान के अलावा क्या और क्लास में स्टूडेंट नहीं होते? मुझे तो एक ही नाम याद हो गया, मोहम्मद उस्मान, बिकॉज ही ऑलवेज टेक्स पार्ट। तो बाकी लोग भी अपनी एग्जिस्टेंस शो करें, पार्टिसिपेशन शो करें, मुझसे क्वेश्चन पूछें और मुझे उनका नाम याद हो जाएगा। अच्छा खैर, फ्रॉम विच एल्कीन आर द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स फॉर्म। अभी हम रिवर्स बात कर रहे हैं, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल होगा एल्कीन का जो ओजोनलाइज होकर ये देगा? क्या ख्याल है? कुछ कमेंट करें इस पे। जी मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट्स हमें चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं वी आर हियर, लेकिन मैं आपसे बात कह रहा हूं कि मुझे ओरली भी डिस्कस किया करें, ताकि ये जो वीडियो बाद में रिकॉर्ड होकर चैनल पे अपलोड होती है तो वहां पे ये चैट नजर नहीं आती किसी को। तो बेहतर है कि थोड़ा सा इसको डिस्कशन करें, इंटरेक्टिव बनाएं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप बोल के मुझसे सवाल पूछा करें, ना कि लिख के। वैसे तो आप लिखते हैं तो फिर मैं आपका नाम लेकर उसको पढ़ भी देता हूँ क्वेश्चन को और एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता हूँ। एनीवेज, क्या स्टार्टिंग मटेरियल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Sir, try substituted alkene होगी। प्लीज कम अगेन। सर एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड alkene होगी जिसमें दो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे लेफ्ट साइड पे और बेंजीन रिंग वाले साइड राइट पे। ओह दैट्स वेरी गुड आंसर। क्या नाम है आपका? सर एमन अनवर। एमन अनवर। आपने सही कहा कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी जिसमें एक sp2 जो कार्बन है उस पर फिनाइल लगा होगा, ये रेड वाला है ना, और दूसरी तरफ H लगा होगा हाइड्रोजन, और जो दूसरा sp2 कार्बन होगा उसके एक साइड पे मिथाइल होगा और एक साइड पे प्रोपाइल होगा। वेरी गुड। एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए एमन, जो एल्कीन होगी वो एसाइक्लिक होगी या साइक्लिक होगी? बस ये बता दीजिए। सर एसाइक्लिक होगी। दैट्स वेरी गुड। अब कंप्लीट आंसर हो गया, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिले तो वो एसाइक्लिक होगी। अब देखिए इसको कनेक्ट करते हैं आपकी बात। ये देखें, ये दो कार्बोनाइल हैं जो हमें देखना है कि किस एल्कीन की ओजोनोलिसिस से बने, तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। देख रहे हैं, मैं दोबारा दिखाता हूं ये एनिमेशन। ये हमने इनको जोड़ा, अब ये बीच से गायब कर दें, दोनों ऑक्सीजन और चिपका दें इनको। ये तो यही आपने आंसर बोला था, मुझे याद है, तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे और पूछ लेता हूं, क्योंकि आप लोग अब माशाल्लाह काफी चीजें पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बाय द वे, ये जो आइसोमर बनाया है हमने एल्कीन का, ये ई आइसोमर है, ये जी आइसोमर है इस वक्त करंटली जो शोन है आपको? ई है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? तलाल हसन फ्रॉम चकवाल। तलाल हसन, वेरी गुड आंसर। ये ई आइसोमर है, यानी ई एल्कीन है जो ओजोनलाइज होकर हमें ये दे रहा है, ये ब्लू वाला कीटोन और रेड वाला एल्डिहाइड। मेरा सवाल ये है, अगर मैं इसको जी आइसोमर बनाऊं, उसका पहले से बताएं, जी आइसोमर बनाने के लिए मुझे क्या तब्दीली लाना पड़ेगी इस मॉलिक्यूल में? सर कोई भी जो एक sp2 कार्बन है उसके अराउंड वाले ग्रुप्स मतलब को स्वैप कर दें, अपोजिट यानी इंटरचेंज कर दें। यू मीन टू से दिस, ऐसी है ना, इनकी स्वैपिंग कर दें। तो या तो ये ब्लू वाला जो है मिथाइल जो राइट हैंड पर है और प्रोपाइल लेफ्ट पे, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, या रेड वाले को कर दें, एक ही बात है ना, फिनाइल और हाइड्रोजन को। मेरा अगला सवाल है, अगर ये जो आप कह रहे हैं कि ई आइसोमर है, और सही कह रहे हैं, अगर ये जी आइसोमर होगा तो ओजोनलाइज होकर क्या प्रोडक्ट देगा? सेम ही देगा। सेम देगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि whether we have the E isomer or G isomer, once ozonized will give you the same carbonide. So we have two types of starting materials which will give us the same. तो ये एक्सक्लूसिवली खाली यही प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है, दूसरा भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम तीसरा तरीका पढ़ते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की सिंथेसिस के लिए। बेसिकली ये जो तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा, ये एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक है। देखिए, हमने पहले पढ़ा प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जिससे एल्डिहाइड बना, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन उससे कीटोन बना था।
यानी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम दोनों हासिल कर सकते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी लेंगे तो कीटोन। इसी तरह हमने दूसरा पढ़ा था ये ओजोनोलिसिस। इधर भी मैंने बता दिया कि अगर sp2 कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल है तो एल्डिहाइड मिलेगा, और दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन मिलेगा। अब ये जो तीसरा तरीका है ये एक्सक्लूसिव है एल्डिहाइड के लिए। देखें भाई, ये ईस्टर है और ये एसिड क्लोराइड है। ईस्टर और एसिड क्लोराइड आप अगर इसको रिड्यूस करते हैं, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि फिर ये जब रिड्यूस करेगा इस ईस्टर या एसिड क्लोराइड को, एल्डिहाइड में करेगा, ऑब्वियस बात है, पहला स्टेप। लेकिन एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकेगा नहीं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको ले जाएगा प्राइमरी अल्कोहल तक, यानी 2 स्टेप, 2 लेवल डाउन, 2 लेवल नीचे ले जाएगा। अब हमें चाहिए तो नहीं अल्कोहल, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए। तो इसका मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट अ गुड चॉइस टू रिड्यूस दीज स्पीशीज टू अफोर्ड aldehyde, because we will not get the aldehyde, rather we will get the primary alcohol. अब अगर हम किसी तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो रिएक्टिविटी है, यानी जो इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, इसको अगर हम सप्रेस कर दें, कम कर दें, टोन डाउन कर दें, तो हम बीच में रिएक्शन रोक सकते हैं, यानी एल्डिहाइड लेवल पे। क्या मतलब, अभी इस वक्त करंटली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is a very powerful reducing agent and aldehydes are easily reduced, difficult to stop at the aldehyde stage. तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ कि ये it's not a good way to use, लेकिन क्या करें, अगर हम 3 हाइड्रोजन जो है, देखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 था, तो H4 में जो 3 H हैं उनको हमने टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से रिप्लेस कर दिया, अगर यानी लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस तरह करने से क्या होगा, आपका जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, वो टोन डाउन हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप एल्डिहाइड लेवल पे रुक जाएंगे। ये एक तरीका होता है। आप इस चीज को ना किस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं समझने के लिए, हम जब एल्कीन की रिडक्शन पढ़ रहे थे, हाइड्रोजनेशन, निकेल कैटलिस्ट या प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन गैस हम यूज कर रहे थे, सॉरी एल्कीन की नहीं, एल्काइन की। तो हम ये कह रहे थे कि भाई एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होता है, लेकिन फौरन ही एल्केन में चला जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमें एल्काइन से एल्कीन पर रोकना है तो हमें उसको पॉइजन करना पड़ता था। ठीक है, कुड यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज, थैंक यू। तो हमें उसको पॉइजन करना पड़ेगा मेटल को। तो वो जो पॉइजनिंग होती है मेटल की, उससे एक साइंटिस्ट था, उसने इस पे काम किया था और एक कॉम्बिनेशन जनरेट किया था, कॉम्पोजिशन बनाई थी, जिसमें पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया था और क्विनोलिन यूज किया था। उसका नाम रखा था लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो लिंडलर कैटलिस्ट जो था वो एल्काइन को एल्कीन लेवल पे रोक रहा था, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, तो बहरहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो भी यही चीज थी कि आप टोन डाउन कर रहे थे। तो यहाँ पे भी यही चीज है, आप 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्सी से, या फिर आप अलग ही चीज यूज कर लें। ये है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको डाइबैल कहते हैं, और ये दोनों यूज कर सकते हैं। इनके यूज करने से क्या होगा, आपके सामने पिक्चर में मौजूद है। अगर आप एसिड क्लोराइड लेते हैं और लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें, तब आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर आप ईस्टर यूज करते हैं और डाइबैल यूज करते हैं, तब भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर आप नाइट्राइल यूज करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, डाइबैल के साथ, यानी वही ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको तब भी एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक रिएक्शन गौर से देखेंगे, ये ग्रीन वाला नाइट्राइल अगर डाइबैल से रिएक्ट करता है तो एल्डिहाइड देता है। ठीक है, या मैं चले ऊपर से दोबारा बताता हूँ। एसिड क्लोराइड को अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे LiAlH4 से, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, जो हम पहले बात कर चुके हैं। और अगर ईस्टर को करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तब भी प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर आप नाइट्राइल को
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो आपको प्राइमरी अमीन मिलेगी, यानी RCH2NH2 प्राइमरी अमीन। और अगर आप इसी नाइट्राइल को डाइबैल से ट्रीट करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फ्यूचर में हम इसको बड़ा कंसिडर करेंगे कि आपके पास नाइट्राइल मौजूद होगा और आप इसके रिएक्शंस देखेंगे कि अगर आपने नाइट्राइल को डाइबैल से ट्रीट किया तो एल्डिहाइड बना, नाइट्राइल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया तो प्राइमरी अमीन मिली। ये दोनों ही रिडक्शन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम से आप 2 बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम पे जा रहे हैं, बल्कि प्राइमरी अमीन में तो 1 बॉन्ड पे जा रहे हैं। और अगर आप नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, चाहे वो एसिड कैटालाइज्ड हो या बेस कैटालाइज्ड हो, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करेंगे। ठीक है। और बाय द वे ये थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं कि एसिड क्लोराइड बनता कैसे है। वो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप SOCl2 ऐड कर देते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है। और फिर ये बता रहे हैं कि इस तरह फिर आप रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड में। ठीक है। तो ये फिर एक एग्जांपल आ गई एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की। ये इसका मैकेनिज्म है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा लेक्चर कवर हो जाए, कंप्लीट हो। और इस वक्त इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मैं इसको स्किप करता हूँ। लेकिन आप इसको देख लें एक दफा, बल्कि ये आपके रिकॉर्ड में रहेगा कि इसका मैकेनिज्म ऐसे होता है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ था या ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्स, अच्छा उसके साथ था। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइबैल के साथ, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ, और हम एल्डिहाइड में मिल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म वाला जो पोर्शन है मैं इसको स्किप कर रहा हूँ जस्ट टू सेव माय टाइम। अब डायरेक्ट रिएक्शंस पे आते हैं। देखें, ये ईस्टर है। पहले तो मुझे कन्विंस करें अपने आप को और मुझे बताएं क्या ये ईस्टर है या नहीं है। सर है। क्यों है और कैसे है? सर इसमें CO2 सर वाला बिकॉज एक बॉन्ड है। कार्बन से कार्बन मतलब डबल बॉन्ड हुए और एक से सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अमूमन ईस्टर एसाइक्लिक होते हैं, ओपन चेन, मतलब ये साइक्लिक है ना। यस सर। तो साइक्लिक ईस्टर का एक खास नाम होता है, मालूम है आपको क्या? नो सर। ओके, मैं बताता हूं। साइक्लिक ईस्टर को कहते हैं लैक्टोन, LACTONE, लैक्टोन। ठीक है, तो ये लैक्टोन है। जब आपने लैक्टोन को यानी साइक्लिक ईस्टर को रिड्यूस किया डाइबैल से, तो ठीक है, आपको एल्डिहाइड मिला, जो मिलता था हमने कहा था। तो ये देखें, ये कार्बोनाइल जो है ये इसके साथ H आ जाएगा, ग्रीन H यहाँ से आया, डाइबैल के H से आया। और ये जो पिंक वाली O है, जो ईस्टर वाली O थी, ऑक्सीजन थी, वो वर्कअप में वाटर से H लेके एल्कोहल बना लेगी, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको प्रेडिक्ट करने में, तो आपके सामने जैसे ये स्टार्टिंग मटेरियल मौजूद हो और डाइबैल लिखा हो एरो पे, तो आप पेंसिल से यहाँ पे कट मार दें, यानी ये जो C और O का बॉन्ड है इसको काट दें, क्लीव कर दें। क्यों कट किया? इस C के साथ H चिपका दें, इस O के साथ भी H चिपका दें, तो ये बन गए प्रोडक्ट। लेकिन मेक श्योर इस C के साथ जो H आया है, यानी कार्बोनाइल के साथ H, वो हाइड्राइड वाला H है, वो डाइबैल से आया है। और इस O के साथ जो H आया है वो वर्कअप वाला H है, वो वाटर से आया है। ठीक है, अब नाइट्राइल है आपके सामने स्क्रीन पे, आपने इसको डाइबैल से ट्रीट किया तो नाइट्राइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं आप। और नंबर ऑफ कार्बन्स को मत डिस्टर्ब कीजिएगा, मतलब जितने कार्बन्स स्टार्टिंग मटेरियल में थे उतने ही रहेंगे। जैसे क्वेश्चन 2 के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हैं, तो प्रोडक्ट में भी 6 कार्बन्स ही रिप्रोड्यूस होने चाहिए, और हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6। मोहम्मद उस्मान, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर ये इतने लो टेम्परेचर में C ट्रिपल बॉन्ड एंड टूट रहा है, जी, अजीब सा लग रहा है सर। अजीब सा लग रहा है शायद इसलिए कि आप पहली दफा देख रहे हैं। आप इस सेशन को रोज देखें, आपको फिर अजीब सा लगना बंद हो जाएगा। एक्चुअल में डाइबैल जो है ना, बहुत रिएक्टिव स्पीशी होती है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत रिएक्टिव इसलिए होता है कि एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है,
ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, ये नाइट्राइल वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स कर लेता है एल्यूमिनियम के साथ डाइबेल के। जब ये कॉम्प्लेक्स कर लेता है, यानी कॉम्प्लेक्स कर लेता है, तो इसके बाद इसी डाइबेल में से H निकलता है हाइड्राइड, और वो इस कार्बोनाइल पे अटैक करके इस C ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो बड़ा अच्छा नीट मैकेनिज्म है। ये जो अजीब सा लग रहा है, ये रहा, ये अगर आपको मैकेनिज्म में अच्छी तरह एक्सप्लेन करता तो फिर अजीब नहीं लगता। ये देखें, ये नाइट्राइल है, ये डाइबेल है, तो ये लोन पेयर ने एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स किया, ये देखें ये बॉन्ड। उसके बाद इस डायज़ोनियम आयन भी तो फॉर्म हो रहा है, बिकॉज़ वो अनस्टेबल इसलिए। डायज़ोनियम आयन नहीं है यहाँ पे कोई, कहाँ है? इसको नहीं कहते जिस पे N पे पॉजिटिव है। देखिए मेरी बात सुने, 2 N होंगे। हाँ तो 2 N कहाँ है? डायज़ोनियम का तो मतलब होता है 2 नाइट्रोजन ना, डाई मतलब 2, एज मतलब नाइट्रोजन। इसको डायज़ोनियम नहीं कहते, ये नाइट्राइल का एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलिए खैर, चौथा तरीका ये है फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन की, और इससे कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। याद आया? एसिड क्लोराइड, बेंजीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कीटोन, ठीक है ना। हमने फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ी थी, वहां पे एल्काइल बेंजीन बनता था, और वहां पे आपको याद होगा रीअरेंजमेंट का मसला होता था कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाता था, तो इसलिए हमें ये जो बेंजाइलिक कार्बन है वो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड मिलती थी, और ये हमने एसाइलेशन अलग पढ़ा था। तो ये एसाइलेशन है, इसका मैकेनिज्म मैं पास इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम बेंजीन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि किस तरह कॉम्प्लेक्सेशन होती थी, फिर एसाइलियम आयन बनता था, और हमने जस्टिफाई भी किया था कि ये वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है लीनियर ओवर द एंगुलर, ठीक है। और फिर किस तरह बेंजीन जो है वो एसाइलियम आयन पे अटैक करता है, कॉम्प्लेक्स बनता है इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और डीलोकलाइजेशन दिखाई थी। और उसके बाद जी एक मिनट उस्मान, उसके बाद किस तरह ये रीस्टोरेशन ऑफ द एरोमेटिसिटी टू अफोर्ड द डिजायर्ड प्रोडक्ट। जी पूछिए मोहम्मद उस्मान। सर वो 3 स्लाइड्स पीछे गए थे सर। जी जी, ये और पीछे, और पीछे करते हैं, ये और करते हैं, ये इससे भी पीछे, इससे भी पीछे, ये डाइबेल वाला। हाँ सर, अब डाइबेल रिएक्टिव है ना, तो वो डबल बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा मुझे इस साइड में? अच्छा, तो जरूरी है कि हर रिएक्टिव चीज जो है वो हर एक के लिए रिएक्टिव हो? डाइबेल स्पेसिफिक है नाइट्राइल और एस्टर के लिए, एल्कीन के लिए नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि भाई जिस तरह एसिड क्लोराइड होता है, वो चलो ठीक है एसिड क्लोराइड ही ले लेते हैं। एसिड क्लोराइड होता है वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन एल्कीन के लिए तो नहीं होता ना। हालांकि एल्कीन तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफिलिक होता है, लेकिन अलग अलग कंपैटिबिलिटी होती है फंक्शनल ग्रुप्स की, इसी को तो कीमो सिलेक्टिविटी कहते हैं। जी मोहम्मद उस्मान। सही सर, ठीक है। सॉरी, ये भी हमने पढ़ा था। अगर हम जी फॉर्माइल क्लोराइड यूज करेंगे तब एल्डिहाइड नहीं मिलेगा फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन में? नहीं मिलेगा। वो एक रिएक्शन होता है गेटरमैन कॉश फॉर्माइलेशन, इसका नाम होता है गेटरमैन कॉश फॉर्माइलेशन, वहां पे बनता है। लेकिन वो फॉर्माइल नहीं यूज करते, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl यूज करते हैं, और वो इन सीटू फॉर्माइलियम आयन बनता है और उसके साथ रिएक्शन प्रोसीड होता है। वो आप अलग से पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं बनेगा। लेकिन थैंक यू सर। वेलकम। ये एसिड क्लोराइड के साथ जिस तरह रिएक्शन होता है, ऐसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मकसद जो है वो एसाइलियम आयन हासिल करना है। उसके बाद आपको पता है क्या होगा, ठीक है। आखिरी तरीका कार्बोनाइल की सिंथेसिस का, एल्डिहाइड कीटोन, नाइट्राइल का रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन मेटल बॉन्ड, जिस कंपाउंड में हो कार्बन मेटल बॉन्ड। मेटल वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर, जो सबसे ज्यादा नंबर 1 मोस्ट कॉमन है वो है ऑर्गेनोमैग्नीशियम, RMgX, यानी मेटल मैग्नीशियम हो, सबसे ज्यादा कॉमन। इसको ही ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं अगर RMgX होता है, यानी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दूसरे नंबर पर जो कॉमन मेटल है वो लिथियम है, RLi, जिसको एल्काइल लिथियम कहते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद कॉपर भी होता है मेटल में, R2CuLi, डाइअल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। फिर मरकरी के भी कंपाउंड्स होते हैं, फिर और भी होते हैं, टिन के भी होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा मैग्नीशियम और लिथियम होता है। सॉरी। तो एक मिनट का ब्रेक दीजिए। तो स्टूडेंट्स, जब कार्बन किसी मेटल से कनेक्ट होता है डायरेक्टली, जैसे मैग्नीशियम या लिथियम, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। यानी अमूमन आपने यही देखा होगा ना, कार्बन के साथ कोई हेटेरोएटम कनेक्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई हेलोजन, तो उस सूरत में इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब मेटल से कनेक्ट होता है तो रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी, फिर कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस रिवर्स पोलैरिटी के रिवर्सल होने से ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है, जो पहले इलेक्ट्रोफिलिक होता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक नया डोर खुल जाता है सिंथेटिक केमिस्ट्री के लिए। कल तक आप कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक मान के इस पे रिएक्शन कराया करते थे, लेकिन आज इसी कार्बन को आप न्यूक्लियोफिलिक बनाकर नए रिएक्शन आपने खोल दिए। ठीक है, इस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी का उल्टा हो जाना, इसको हम अननेचुरल रिएक्टिविटी कहते हैं, गैर फितरी, अननेचुरल। और ये जो अननेचुरल यानी कार्बन की जो अननेचुरल रिएक्टिविटी है, इसको कहते हैं अम्पोलंग, UMPOLUNG। अम्पोलंग जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है अननेचुरल रिएक्टिविटी, गैर फितरी तामुलियत क्या कहते हैं उर्दू में इसको, रिएक्टिविटी को। तो बहरहाल ये अम्पोलंग कहलाता है। तो कोई भी मेटल से कार्बन कनेक्ट होगा तो कार्बन वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, और उसके बाद फिर वो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पर हमला कर देता है। ये मुजम्मिल अली फ्रॉम कहोटा लिखते हैं, सर ये ET2O क्या है? ये है ईथर, डाई इथाइल ईथर। ET मतलब इथाइल होता है, 2 का मतलब है 2 इथाइल है ऑक्सीजन के सराउंडिंग में, यानी ऑक्सीजन के एक तरफ इथाइल, दूसरी तरफ इथाइल। C2H5 ऑक्सीजन, C2H5। ठीक है, एक और स्टूडेंट है आयशा जुनैद फ्रॉम कराची, ये लिखती हैं, सर सबसे ज्यादा मैग्नीशियम और लिथियम ही क्यों कॉमन है? इज इट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा जुनैद, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, या यूं कह लीजिए जो मैंने आपको चंद मैटर्स बताए। मैं अजान का ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा था बिफोर द ब्रेक कि मेटल और कार्बन के बॉन्ड से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये नाइट्राइल है, तो सबसे पहले ये जो रेड वाला कार्बन है ये अटैक करेगा नाइट्राइलिक कार्बन पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और आपको ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा जो आफ्टर द वर्कअप कीटोन दे देगा। तो नाइट्राइल से कीटोन बन सकता है अगर आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज करें। और इस कीटोन में ये जो रेड वाला R है, ये सोर्स कहां से आई? इस ऑर्गेनोमेटालिक से आई। मतलब खुलासा ये है कि अगर आप मिथाइल लिथियम लेते या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आपको मिथाइल कीटोन मिलता, यानी R' मिथाइल हो जाता। अगर आप यहाँ पे फिनाइल लेते, फिनाइल लिथियम या फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो R' आपका यहाँ पे फिनाइल हो जाता। ठीक है, तो could you hear me? Yes sir. Okay. I don't know what happened. Okay. Just give me a minute. ठीक है, तो बहरहाल ये whatever R you choose you will get that ketone। ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर ये हमारा लेक्चर खत्म होगा सिंथेसिस का। कि अगर आप मिथाइल लिथियम लेते हैं तो आपको मिथाइल कीटोन मिल जाएगा, अगर आप
विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, इसको विनाइल कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं विनाइल, एलाइल, होमो एलाइल, सब क्या होते हैं। तो विनाइल लिथियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं अगर आप, तो विनाइल कीटोन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। डू यू हैव एनी क्यूरी? सर अगर आप टॉपिकल प्रॉब्लम्स दे दे करने के लिए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना बगैर प्रैक्टिस के तो नहीं होगा। ओके, दैट्स गुड सजेशन कि आप सही कह रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज भी नहीं कर सकते और लिख भी लेंगे तब भी प्रैक्टिस है। मैं आपको टॉपिकल प्रॉब्लम सप्लाई कर दूंगा, मुझे बस एक दिन का मार्जिन दीजिएगा ताकि आप इस टॉपिक की बेसिस के ऊपर रिलेशंस कर सकें। कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर से मुताल्लिक जो समझ ना आया हो? सर पिछले लेक्चर से पिछले लेक्चर का बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, तो ठीक है, मैं ये वीडियो पहले स्टॉप करता हूँ, फिर हम मजीद कंटिन्यू करते हैं।